नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर इस बार देश भर में जबरदस्त उत्साह देखा गया है और रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इस साल रजिस्ट्रेशन कराने वालों में 2 करोड़ 5 लाख छात्रों के अलावा करीब 15 लाख शिक्षक और 5.5 लाख से ज्यादा अभिभावक भी शामिल हैं। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री करीब 3000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो 2 छात्रों और 1 शिक्षक को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा था कि उन्हें भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का इंतजार है। पिछले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा था कि छात्रों को असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि असफलता को सफलता की ओर बढ़ने के सूचक के तौर पर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही प्रेरक कथन बच्चों के लिए परीक्षाओं के दौरान टॉनिक साबित होते हैं। परीक्षा पे चर्चा की वजह से जिन विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव आया, प्रधानमंत्री इस बार उनसे भी बात करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है। जयपुर से एक छात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से संवाद करने के अनुभव को साझा किया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट में बताया है कि प्राइम वीडियो पर भी लोग एलेक्सा को आदेश देकर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम सुन सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने बच्चों से परीक्षा का तनाव छोड़कर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा को एंजॉय करने को कहा है। कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा ने पिछले कुछ सालों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। परीक्षा पे चर्चा का ये संस्करण त्रिपुरा के लोगों के लिए खुशी लेकर आया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अगरतला और उसके आसपास के सभी स्कूलों से चुने गए 4 छात्र कार्यक्रम में भाग लेने के लिए त्रिपुरा से दिल्ली पहुंच चुके हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से प्रभावित होकर शिक्षकों द्वारा भी स्कूली बच्चों में परीक्षा को लेकर होने वाले भय को दूर करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सिरसा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका सपना सोनी भी स्कूली बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास की दिशा में भी लगातार कार्य कर रही हैं। 2020 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सपना सोनी भी प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से बेहद प्रभावित हैं। उनका कहना है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से उनके स्कूल में बच्चों को भी बड़ा फायदा हुआ है और इससे बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। वहीं स्कूल की प्राचार्य ज्योत्सना गुप्ता ने बताया है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम शुरू होने के बाद से ही बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी परीक्षा की तैयारी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साल 2021 में इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली पानीपत की डीएवी स्कूल की अध्यापिका सुमन रानी बताती हैं कि यह पहल विशेष रूप से बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है। पानीपत की रहने वाली 10वीं की छात्रा योगन्या ने बताया है कि वे इस कार्यक्रम के लिए बेहद उत्साहित हैं। पानीपत की एक और छात्रा नैना को भी 29 जनवरी को आयोजित होने वाले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार है। शिमला के छात्र छात्राओं ने भी कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह जताया है। पिछले साल भी हिमाचल के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री से संवाद करने का मौका मिला था। पिछले साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के अंबाला के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा इशिता की कलात्मक प्रस्तुति को काफी सराहा था। इशिता का कहना है कि प्रधानमंत्री का उनकी पेंटिंग पर ट्वीट करना उनके लिए सपना जैसा था। इशिता ने कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों में नई ऊर्जा लाता है और उन्हें परीक्षाओं में किस प्रकार अधिक अंक लेने हैं उसके लिए प्रेरित करता है।
बिहार के अररिया जिले के छात्र छात्राओं में कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में छात्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री को सुनकर बच्चों के मन का भय दूर हो जाता है। बिहार में एनडीए सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक होगी। बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे शुरू होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानमंडल का सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। साथ ही आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। नीतीश कुमार ने कल शाम 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और महागठबंधन सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजभवन में कैबिनेट में शामिल होने वाले 6 और विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। शपथ समारोह के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम एनडीए में वापस आ गए हैं, अब कहीं नहीं जाने का कोई सवाल है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बधाई पर अपना आभार प्रकट किया। लैंड फॉर जॉब मामले में आज ईडी लालू यादव से पूछताछ करेगी। इसके लिए ईडी ने 19 जनवरी को लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को समन जारी किया था। लालू को आज उनकी पेशी है, जबकि तेजस्वी को कल 30 जनवरी को बुलाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को लियोनपो डीएन धुंगेल को भूटान का विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वह भारत भूटान संबंधों को और प्रगाढ़ करने में लियोनपो डीएन धुंगेल के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। लियोनपो डीएन धुंगेल पहले भूटान के सूचना और संचार मंत्री थे। बता दें कि 15 साल पूर्व पारंपरिक राजशाही की जगह संसदीय सरकार स्थापित होने के बाद से भूटान में चौथी बार आम चुनाव हुए हैं। भारत और सऊदी अरब की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से राजस्थान के बीकानेर में शुरू होगा। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री पर आधारित पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से शुरू होकर 10 फरवरी तक चलेगा। इस अभ्यास में भारतीय और सऊदी अरब की सेना के लगभग 90 सैनिक शामिल होंगे, जो अपने अतीत में किए गए विभिन्न सैन्य ऑपरेशनों के अनुभवों को साझा करेंगे। साथ ही भविष्य में होने वाले सैन्य वार्तालाप की नींव रखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पुदुचेरी के अरबिंदो आश्रम का दौरा किया। उन्होंने आश्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ पुदुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन भी मौजूद रहीं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन आज नई दिल्ली में विजय चौक पर किया जाएगा। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड देश के प्रतिष्ठित दर्शकों के समक्ष 31 मनमोहक और थिरकने वाली भारतीय धुनें बजाएंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और आम जनता मौजूद रहेगी। समारोह की शुरुआत सामूहिक बैंड द्वारा शंखनाद धुन के साथ होगी, जिसके बाद पाइप्स और ड्रम बैंड के माध्यम से वीर भारत, संगम दूर, देशों का सरताज भारत, भागीरथी और अर्जुन जैसी मनमोहक धुनें पेश की जाएंगी। आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान फौलाद का जिगर नामक भारतीय धुन बजाई जाएगी। ये धुन हमारे राष्ट्र की ताकत, लचीलेपन और अदम्य भावना की प्रतीक है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं है। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट निचली अदालत में पेंडिंग सारे मुकदमे को अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आगे उन मामलों पर सुनवाई कर सकता है, लेकिन सर्वे को लेकर हाईकोर्ट आगे नहीं बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फरीदपुर में आग लगने की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक हादसा रात में हुआ। सुबह घर में धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया और साथ ही संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं।
कर्नाटक के बेलथांगड़ी में कल शाम एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत होने की खबर है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान शुरू किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौसम विभाग ने इस महीने की 30 तारीख तक राजस्थान के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में रात और साथ ही सुबह के समय कुछ घंटों तक गहरा कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फटाफट खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। एक्सप्रेस 100 में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अब कुछ अन्य खबरों की ओर। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में भी कोहरा छाया रहेगा। वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार तक बिहार के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिमोत्तर भारत के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका व्यक्त की है। दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका कई महत्वपूर्ण दवाओं का आयात करने की योजना बना रही है और फिलहाल भारत में करीब 50 क्लिनिकल परीक्षण कर रही है। सही अवसर मिलने पर एयरबस पर्यावरण के अधिक अनुकूल विमानन ईंधन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं। एडिटेक कंपनी बायजूस का घाटा वर्ष 2020-21 के दौरान 4,564.38 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2021-22 में 8,245.2 करोड़ रुपए हो गया है। जुबिलेंट फार्मा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जुबिलेंट फार्मा अमेरिका की थेरानोस्टिक्स कंपनी सोफी बायोसाइंसेज ने अपनी पूरी 25.8% इक्विटी हिस्सेदारी $13.943 करोड़ की अनुमानित राशि में बेचने जा रही है। साल 2023 में लगभग स्थिर रहने वाली रुपए के लिए 2024 की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। जनवरी में अब तक यह 0.1% की बढ़त के साथ एशिया में सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही है, जबकि इस दौरान डॉलर इंडेक्स में 2% की बढ़त देखी गई है। जनवरी के आखिरी कारोबारी हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में 7 का मार्केट कैप 1.6 लाख करोड़ गिर गया है। मोटोरोला बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में मोटो G24 पावर स्मार्टफोन 30 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है। ICICI लोम्बार्ड ने जानकारी दी है कि वह 100 करोड़ में कर्नाटक बैंक में 1.08% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है। भारतीय रियल एस्टेट में विदेशी निवेशकों से धन का प्रवाह पिछले साल 30% गिरकर 2.73 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि घरेलू निवेशकों से यह प्रवाह 2 गुणों से अधिक बढ़कर 1.51 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। एशिया प्रशांत की कंपनियां जेनरेटिव AI में तेजी से निवेश बढ़ा रही है। इन्फोसिस रिसर्च के मुताबिक एशिया प्रशांत कारोबार जेनरेटिव AI जेन AI में निवेश बढ़ा रही है। गूगल, अमेजॉन और eBay के बाद अब एक और कंपनी में छटनी हुई है। सेल्स फोर्स में छटनी करते हुए करीब 700 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों में की लिस्ट में एलन मस्क नंबर 1 कुर्सी से खिसक कर अब दूसरे पायदान पर आ गए हैं। जापान ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोक दी है। 9 देशों ने पहले से ही 7 अक्टूबर के हमास हमलों में शामिल होने वाले आरोप में UNRWA की फंडिंग रोकी थी। इस बीच फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शताहिये ने उन देशों से अपना फैसला वापस लेने की अपील की है जिन्होंने फंडिंग रोकने का फैसला लिया है।
संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को फंडिंग रोकने वाले देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, फिनलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी शामिल है। एंटोनियो गुटेरेस ने भी इन सभी देशों से अपना फैसला वापस लेने को कहा है। इजरायली बसने वाले समुदाय ने सैकड़ों सदस्य यरूशलेम में एक सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें इजरायल को गजा और अधिकृत वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से के बस्तियों का पुनर्निर्माण करने का आह्वान किया गया है। सम्मेलन का आयोजन दक्षिणपंथी नाहला संगठन द्वारा किया गया, जो वेस्ट बैंक सहित उन क्षेत्रों में यहूदी बस्ती के विस्तार की वकालत करता है। नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के 12 मंत्रियों के साथ साथ सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिवर और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच दोनों सत्तारूढ़ गठबंधन से दूर दराज पार्टियों से सम्मेलन में शामिल हुए। इजरायल ने 38 साल के कब्जे के बाद 2005 में गजा से अपनी सेना और निवासियों को वापस ले लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उसका फिर से स्थायी उपस्थिति बनाए रखने का इरादा नहीं है। भीड़ ने गजा में यहूदी समुदायों के पुनर्निर्माण के लिए उत्साही नारे लगाए। उत्तर कोरिया ने कल तड़के एक बार फिर से क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ये एक सप्ताह में दूसरी बार है जब उत्तर कोरिया ने मिसाइल दागी है। स्टेट न्यूज एजेंसी KCNA ने इस मिसाइल का निरीक्षण करते हुए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की तस्वीरें जारी की है। किम जोंग उन ने इस परीक्षण को सफल बताया। अमेरिका के मैरीलैंड में एक पुल पर कई गाड़ियों के टकराने से 13 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना में 40 से अधिक वाहन शामिल थे और अधिकारियों को लगभग 6 घंटे तक पुल पर सभी लेन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिकारियों ने कहा है कि प्रारंभिक श्रृंखला प्रतिक्रिया टक्कर में 23 वाहन शामिल थे और अन्य 20 वाहन द्वितीयक दुर्घटनाओं से प्रभावित हुए। चेसापीक बे ब्रिज 4.3 मील 6.9 किलोमीटर लंबा है। जॉर्डन में ईरान समर्थित आतंकियों के हमले में अमेरिकी सेना के 3 जवान मारे गए हैं, जबकि कई घायल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका हमलावरों की जिम्मेदारी तय करेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी कर 25 जवानों के घायल होने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान समर्थित लड़ाकों के हमलों की बात कही है, लेकिन इसके लिए किसी खास समूह का नाम नहीं लिया गया है। इस बीच इराक के हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। फिनलैंड में 99% वोटों की गिनती में पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब राष्ट्रपति चुनाव का पहला चरण जीत गए हैं। अगले महीने निर्णायक मतदान में अलेक्जेंडर स्टब का मुकाबला उपविजेता पेका हाविस्टो से होना है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। चुनाव अधिकारियों के अनुसार स्टब को 27.1% वोट मिले हैं, जबकि हाविस्टो में पक्ष में 25.8% वोट पड़े हैं। चुनाव में शामिल 9 उम्मीदवारों में से किसी को भी पहले दौर में 50% से अधिक वोट नहीं मिले हैं। निर्णायक मतदान आवश्यक हो गया है। कुल 74.9% आरंभिक मतदान हुआ। अब खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 में जगह पक्की कर ली। ग्रुप दौर के अपने आखिरी मैच में भारतीय टीम ने अमेरिका को 201 रन से पराजित किया। भारतीय अब सुपर 6 के अपने पहले मैच में मंगलवार को न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। ग्रुप स्तर के आखिरी मैच में जीत के साथ टीम इंडिया अपने ग्रुप के शीर्ष पर रही। अपने ग्रुप में तीनों मुकाबलों में जीत के साथ भारत ने 6 अंक हैं। अंडर 19 विश्व कप के ग्रुप दौर के अंतिम मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 326 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमेरिकी टीम 125 रन पर ही सिमट गई और मैच गंवा दिया। मिस्र के काहिरा में चल रहे ISSF विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर ने रजत पदक हासिल करने में सफलता पाई है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जर्मनी की जॉनसेन के नाम रहा, जबकि पोलैंड की एनेटा को कांस्य पदक मिला। इससे पहले भारतीय निशानेबाज दिव्यांश सिंह पंवार ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा।
दिव्यांश ने फाइनल में 253.7 का स्कोर कर नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने चीन के शेंग लिहाओ द्वारा एशियाई खेलों में बनाए गए 253.3 अंक के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। फाइनल में इटली के चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी सिनर ने रूस के तीसरी वरीयता प्राप्त डैनियल मेडवेडेव को 5 सेट तक चले कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। सिनर का पहला ग्रैंड स्लैम है। यह पहला मौका था जब सिनर ने किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई थी। ताइवान की से सू वेई और बेल्जियम की एलिजा मार्टिनेज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला युगल खिताब अपने नाम किया है। ये इस दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट को बड़ी राहत दी है। आईसीसी ने श्रीलंकाई क्रिकेट पर लगाए निलंबन को हटा दिया है। आईसीसी ने कहा है कि अब वो संतुष्ट हैं कि एसएलसी अब सदस्यता दायित्वों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एफए कप के चौथे दौर में न्यूपोर्ट काउंटी को 4-2 के अंतर से हरा दिया। इस मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से पहला गोल ब्रूनो फर्नांडिस ने 7वें मिनट में किया। और अब फिल्म जगत से जुड़ी खबरें। अमिताभ बच्चन ने साउथ वर्सेस बॉलीवुड की बहस पर अपनी राय रखी है। अमिताभ बच्चन साउथ की फिल्मों की तारीफ करते नजर आए हैं। एआई टेक्नोलॉजी और फेस मैपिंग से नाखुश हैं अमिताभ बच्चन। कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय है। लोग मनमर्जी से चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिल्म फेयर अवार्ड रविवार को हुआ संपन्न। एनिमल के लिए रणबीर कपूर बेस्ट एक्ट्रेस बने तो आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी के लिए बॉलीवुड कई बड़े फिल्म मेकर्स निवेश कर रहे हैं। यह 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में अक्षय कुमार ने भी रुचि दिखाई है। बिग बॉस 17 को मिला विजेता। विजेता का नाम हुआ ऐलान। मुनव्वर फारूकी ने उठाई जीत की ट्रॉफी। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति निक जॉनस भारत दौरे पर हैं। उन्होंने मुंबई में हुए लोलापलूजा इवेंट में परफॉर्म किया। निक के साथ उनके दोनों भाई केविन और जो जोनस भी मौजूद रहे। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।